हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके बारे में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से किसकी डिस्कवरी हुई थी? बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको दूसरा नाम क्या दिया गया था? अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमने उसकी डिस्कवरी तो पढ़ ली हमने, बट रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी कुछ कुछ रीजंस की वजह से क्या था, फेल हो गया था, वैलिड नहीं था। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल की मेन लिमिटेशंस थी वो क्या थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? अच्छा, रदरफोर्ड ने एक तो की थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व करते हैं। ये क्या था? ये किसका कहना था आपका? रदरफोर्ड का कहना था। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके रिवॉल्व करेंगे। अब रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी तो पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की जो पहली लिमिटेशन थी और जो सबसे मेन लिमिटेशन थी वो क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो आपका एटम है उसके सेंटर पे आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जिसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करते हैं। ठीक, इतनी बात बोली थी रदरफोर्ड ने। बट अगर मैं बात करूं, एक आपकी थ्योरी आती है फिजिक्स में, क्या? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी, और मैक्सवेल थ्योरी आपकी क्या कहती है? एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल will continue लॉस एनर्जी। कोई भी आपका एक्सेलरेटेड मतलब आपका कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो उसमें क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का लॉस होगा। और ये वेरी वेल प्रूव थ्योरी थी मैक्सवेल की। ठीक, अगर मैक्सवेल की थ्योरी को हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे आपके अप्लाई करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और कॉन्टिन्यूअसली क्या है? पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी का क्या करेगा? लॉस करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और एटम क्या है? अपनी सारी की सारी एनर्जी का लॉस करके अल्टीमेटली किस में फॉल हो जाना चाहिए आपका? अल्टीमेटली किस में गिर जाना चाहिए आपका? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ठीक, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम लोग जो पढ़ते आए हैं हम लोगों ने यही पढ़ा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, एक थिंग है, आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। आपके मान लो आपका, अच्छा आप एक बात सोचिए, जैसे आपका सन है, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? आपकी अर्थ सन के चारों तरफ आपकी रिवॉल्व करती रहती है। अब क्या होता है बेसिकली कि जो सन और अर्थ है उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स का नाम क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सन क्या करता है? कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा? अगर एक देखा जाए तो सन क्या करेगा? कॉन्टिन्यूअसली अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। पर ऐसा होता नहीं है कि सन अर्थ की तरफ खिंचती चली जाए और अल्टीमेटली ये दोनों मिक्सअप हो जाए, एक ही उसमें समा जाए। अल्टीमेटली आपका होता क्या है? जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपकी दूसरी फोर्स के द्वारा बैलेंस कर ली जाती है। और वो फोर्स को आपकी कौन सी होती है? देखो, अगर कोई भी चीज आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर मोशन कर रही है,
तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिससे वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है कॉन्टिन्यूसली, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली आपकी किस तरह से वर्क कर रही है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्दो एग्जिस्ट हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, सन को अर्थ को सन की तरफ आ जाना चाहिए कंप्लीटली। एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि अर्थ क्या है, सन की तरफ कंप्लीटली अट्रैक्ट हो जाए, ठीक, और रिवॉल्व करना बंद कर दे। बट फिर भी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे किस तरह से एक्ट कर रही है, आपकी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, सेम आपका अगर मैं इसकी बात करूं आपके, तो रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। बट इसने ये नहीं बोला था कि आपका जो एटम है वो स्टेबल कैसे है, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है, अगर कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, और अपनी एनर्जी का लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी रिवॉल्व करने के लिए, और वो अल्टीमेटली कहाँ फॉल हो जाएगा, आपका सेंटर में फॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं था। तो सबसे मेन लिमिटेशन तो एक तो ये थी आपकी रदरफोर्ड की, और दूसरा क्या था आपका, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the discrete or line spectrum of any atom। इसने क्या है, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करा था। स्पेक्ट्रम वेरी वेल नोन टर्म है फिजिक्स की। स्पेक्ट्रम आपका होता क्या है कि आपने व्हाइट लाइट को क्या है, प्रिज्म में से पास करा, और प्रिज्म में से पास करने के बाद वो 7 कलर्स में क्या है, टूट गई, आपकी 7 कलर्स ऑब्टेन हो गए स्क्रीन पे। आपका विबग्योर वाला बैंड फॉर्म होता है, उसी बैंड को आप लोग क्या नाम देते हो, आप लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हो। ठीक, तो इसने क्या है, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करा था। आपका होता क्या है, बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया, मान लो ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो आपकी कोई भी गैस फिल है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है। ठीक है, अगर मैं इस पे व्हाइट लाइट फॉल कराऊं, इस कंटेनर में से क्या है, व्हाइट लाइट को फॉल कराया जाए, तो देखा गया अकॉर्डिंग टू द गैसेस कि किसी के केस में आपका क्या है, किसी के केस में आपका वॉयलेट कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इंडिगो कलर ऑब्जर्व हो रहा है, और बाकी के कलर्स ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके गायब हैं। या किसी और में बात करूं तो कहीं पे आपका क्या है कि रेड कलर ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है और बाकी के सारे कलर्स गायब हैं। ठीक है, तो मतलब एक जब व्हाइट लाइट को नॉर्मली पास करा जाता है प्रिज्म में से, तो जो 7 कलर्स का बैंड ऑब्टेन होता है, ठीक, उसको बोलते हैं आप लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट जब आपका कुछ कलर्स ही ऑब्टेन हो, पूरा का पूरा जो 7 कलर्स का बैंड है वो ऑब्टेन ना हो, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक, तो क्या देखा गया कि ये जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो लेकिन रदरफोर्ड ने इन सब चीज़ों के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो ये रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके फेलियर के 2 बड़े रीजंस थे। उसके बाद आपका आया बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अच्छा, थर्ड जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की, वो क्या थी कि रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मतलब इस पॉइंट को समझिए, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करेंगे, बट उसने ये नहीं बोला था कि कैसे रिवॉल्व करेंगे। मतलब ये था कि उसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन आपके कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भी प्रेजेंट हो सकती है, कहीं भी रैंडमली कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, और वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ उसने ये बोला था कि रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने ये भी नहीं बोला था कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, कैसे रिवॉल्व करेंगे, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, जिनको आप पढ़ते हो K, L, M, N एंड फर्दर
शेल्स के बारे में पढ़ते हो, के शेल, एल शेल, ठीक। तो शेल्स के रिगार्डिंग भी उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो इन सब चीज़ों के बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये आपके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की 3 मेन जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ पे आपकी लिख दी गई है। नेक्स्ट है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो मेन जो पोस्टुलेट्स थे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के वो क्या थे आपके, कि बोर्स ने क्या बोला था कि जो आपका एक एटम है वो क्या है, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो ये ऑर्बिट्स हैं उनकी क्या है आपकी, दीज ऑर्बिट्स हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनको आप शेल्स बोलते हो, इनकी क्या है, हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, किसकी, एनर्जी की। इसलिए इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी लेवल्स, ठीक। जो ये के शेल, एल शेल है या फर्दर जो भी शेल्स हैं उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या है, एनर्जी लेवल्स। क्यों, क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की। एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन जो ये वैल्यू है एनर्जी की वो क्या है आपकी, मेंटेन रहती है। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी नहीं है, बल्कि आपकी क्या है, ऑर्बिट्स की, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन उन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में क्या है आपके, कॉन्टिन्यूसली क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। और अच्छा, उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो आपकी एनर्जी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो आपका क्या था, फॉर्मूला क्या था आपका, ई एन। एन आपका एक इंटीजर है, एन कैन बी 1 2 3, जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। के एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी शेल में है, के शेल। अगर एन की वैल्यू 2 है तो वो आपका कौन सी शेल में है, एल शेल। एन की वैल्यू 3 है तो कौन सा, एम शेल। और एन की वैल्यू 4 है तो कौन सा, एन शेल, ठीक। तो एन एक इंटीजर है जो क्या है आपका एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक एनर्जी लेवल की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, जिसको आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। आपका 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपकी होती है 3.14, एम क्या है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो भी आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है, ई क्या है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो कि आपकी एक फिक्स वैल्यू है, एन क्या है, एन आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, और एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है आपकी 6.634 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 6.626 है, इंटू 10 की पावर -34, और यूनिट्स हैं आपकी जूल सेकेंड। इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आप लोग इन सबको कैलकुलेट करोगे, इतना पार्ट जो आपका फिक्स्ड वैल्यू है उनको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये कितना आएगा वैल्यू, ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन के बाद आएगी -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम, ठीक। ये आपकी क्या है, ई एन की वैल्यू है डिवाइड बाय एन स्क्वायर। मान लो आपको निकालनी है पहली एनर्जी लेवल की वैल्यू, जो आपकी के शेल है उसकी वैल्यू निकालनी है एनर्जी की, तो आप क्या करोगे, E1 मानोगे, उसको पहला लेवल है तो आप लोग लिख दोगे -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय एन की वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हो, फर्स्ट शेल के लिए, तो एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर जूल पर एटम। अगर आपको सेकंड शेल के लिए निकालना है तो वो 2 का स्क्वायर कर देना, थर्ड शेल के लिए निकालना है तो 3 का स्क्वायर। तो ऐसे क्या है, हर एक लेवल की क्या है एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट आप कर सकते हो। अगर यूनिट्स को
बात करें तो यहाँ पे क्या है, जूल की जगह आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आई थी कैलकुलेट होके वो क्या थी आपकी -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और किलो जूल में वो वैल्यू क्या थी -1312 डिवाइड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मो, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है, इंटीजर है रिगार्डिंग द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन एनर्जी लेवल। अच्छा, जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम था वो आपका वैलिड था फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऐसे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसे एलिमेंट जिनके पास क्या है आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए ई एन की वैल्यू जो निकाली गई वो क्या था, फॉर्मूला क्या था आपका -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ डेट एलिमेंट। हाइड्रोजन के लिए वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम के लिए बताइए, तो हीलियम बेसिकली आप हीलियम के लिए नहीं निकाल सकते, उसको आप किसके लिए निकाल सकते हो, हीलियम जिसके ऊपर आपका कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, He पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि आपकी जो बोर्स मॉडल था ऑफ एन एटम, जो ये एनर्जी की वैल्यू थी वो किस पे ही एप्लीकेबल थी, फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हीलियम लोगे तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, बट हीलियम के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये कैसी स्पीशी हो गई आपकी, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो गई। ठीक, बट जो आपका एटॉमिक नंबर Z है वो आपका वेरी करेगा, वो आपका वही रहेगा जो आप एलिमेंट ले रहे हो। सेम आपका जो रेडियस था हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली दिया गया था, वो क्या था, Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर। मान लो आपसे पूछा जाए कि इतना रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से के शेल, न्यूक्लियस से के शेल तक का रेडियस कितना होगा, तो इसको आप क्या मानोगे, R1, पहली शेल के लिए निकाल रहे हो तो R1 इज इक्वल टू A0, n की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। तो A0 यहाँ पे क्या है, वैल्यू दी गई है, डेट इज 52.9 पिकोमीटर। इसको बोला जाता है आपका बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। ठीक, तो फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के जैसे पार्टिकल, हाइड्रोजन के लिए तो ये हो गई, बट हाइड्रोजन के जैसे पार्टिकल्स जैसे आपके कौन से हो गए, हीलियम पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ठीक, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। जो ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, तो उनके लिए क्या होगा, Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर और डिवाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर डेट इज Z। सेम इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करेंगे उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी रिवॉल्यूशन के दौरान। वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था, डेट इज Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z बाय एन। यहाँ पे V0 कितना है, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो आपसे पूछा गया है, और n क्या है कि आप लोग जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कौन सी शेल में निकाल रहे हो। फर्स्ट सेल में निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 1, सेकंड में निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 2। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम से जो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल गई थी, क्योंकि बॉस ने क्या बोला था कि आपका जब रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, ऐसे एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेंगे, ऐसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। अगर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन वो किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे और अपना क्या है उस फिक्स सर्कुलर पाथ पे कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे। जबकि रदरफोर्ड ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, उसने एनर्जी लेवल्स के रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, जिससे वो वाला मॉडल आपका फेल हो गया था और बोर मॉडल ही आपका आगे कंटिन्यू हुआ था। नेक्स्ट आपका बोर्स मॉडल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। तो वो आपका अगर इलेक्ट्रॉन आपका, अच्छा ये वाली जो शेल है, जब आप एनर्जी की वैल्यू आप E1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, E2 की करोगे, E3 की करोगे रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला और द इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूला, ठीक है, तो आप लोग फाइंड आउट करोगे, पता लगाओगे, आपको खुद से पता चलेगा कि जो आपकी के शेल है,
के शेल, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है के शेल, उसकी एनर्जी वैल्यू क्या है, सबसे कम आएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप एल शेल की तरफ जाओगे, एल से एम शेल की तरफ जाओगे, एम से एन शेल की तरफ जाओगे, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका के शेल में है, दैट इज एन की वैल्यू 1, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं, आपकी कौन सी स्टेट बोलते हैं, आपकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन आपका के शेल में है, इसका मतलब वो आपकी कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में है। जैसे ही मान लो आपने इसको हीट करना स्टार्ट करा, ठीक, एटम को, किसी भी गैस के एटम को क्या है, हीट करना आपने जब स्टार्ट करा, तो हीट करोगे तो हीट की फॉर्म में आप क्या दे रहे हो, उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उस एनर्जी को लेके आपका लोअर एनर्जी स्टेट में किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में आपका चला जाएगा। तो जब आपका लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, जब आपका इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट। जब उस इलेक्ट्रॉन को आपको एनर्जी सप्लाई कर दी जाएगी, तो वो अपनी किस स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में। हायर एनर्जी स्टेट को बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, चाहे इलेक्ट्रॉन क्या है, एल से एम में गया, तो एल शेल यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, आपकी ग्राउंड स्टेट, और एम शेल कहाँ हो जाएगी, आपकी एक्साइटेड स्टेट। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन के से एल में गया है, तो के आपकी क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, और एल क्या है, आपकी हायर एनर्जी स्टेट। तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अभी आपने पढ़ा कि बोर्स ने जो एनर्जी, किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, या फिर आपका क्या था, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले दिए थे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एनर्जी के लिए साइन आ रहा है y नेगेटिव, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वाली वैल्यू है, वो नेगेटिव क्यों आ रही है, y नेगेटिव। तो ऐसा होता किस लिए है, देखिए, मान लीजिए सेंटर में आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और अभी बोर्स मॉडल ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पहली शेल, इसको कौन सी शेल बोलते हैं, आपकी के शेल। के के बाद आपकी कौन सी आती है, एल, एल के बाद आपका कौन सा आता है, एम, और एम के बाद कौन सी आएगी, एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है, के के लिए एन की वैल्यू कितना है, 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3, और एन के लिए एन की वैल्यू 4। मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में है, चाहे वो के शेल में हो चाहे वो एल शेल में हो, जब तक उसने एनर्जी नहीं ली है, तब तक उस इलेक्ट्रॉन की स्टेट को आपका क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। तब तक उस स्टेट को क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही मैंने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से हीट करना स्टार्ट करा, तो ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या है, हीट ली या एनर्जी ली इन फॉर्म ऑफ हीट, और ग्राउंड स्टेट में से वो किस में गया, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को आपका क्या बोला जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट। और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी लेके, तो उसको बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो मतलब के शेल सबसे लोअर है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी है किसकी, के शेल की। उसके बाद इसकी क्या है, जैसे जैसे आप के से एल की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। ठीक, के से आप एल में गए,
L से आप M में गए, M से आप N में गए, तो वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। बट एक होता क्या है कि हायर एनर्जी स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल होता है। हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपका स्टेबल नहीं हो पाता, बेसिकली अनस्टेबल होता है। और दुनिया में कोई भी चीज क्या है आपकी स्टेबिलिटी लेना चाहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका स्टेबिलिटी लेना चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि जो इसने एनर्जी ली है उस एनर्जी का क्या है लॉस करेगा, उस एनर्जी का क्या है लॉस करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी। और वो किसकी फॉर्म में करेगा, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में उस ली हुई एनर्जी का वो लॉस करेगा और फिर से अपनी किस स्टेट में आना चाहेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक। तो जैसे कोई भी एटम आपका हायर स्टेट से मान लो n स्टेट से आपका k स्टेट में आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 4, फोर्थ शेल से आपका 1 पहली शेल में आ रहा है या फोर्थ शेल से आपका सेकंड शेल में आ रहा है, तो वो क्या है एनर्जी का लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन आपका के शेल में है, एल में है, एन में है, कौन सी स्टेट में है या कौन सी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने मान लिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है जो आपका इलेक्ट्रॉन है। लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपका इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में है, तो n की वैल्यू, n आपका एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी इन्फिनिटी होगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए n अगर मैं निकालूं तो आपका कितना आएगा -13.6 डिवाइड बाय n क्या है आपका इन्फिनिटी का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना होता है आपका 0, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बात करूं तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है आपकी 0 है। अब वो मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे अपनी लोअर स्टेट में आ रहा है, धीरे धीरे क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है। तो मैंने बताया कि अभी ये इनफाइनाइट जो एनर्जी लेवल है ये इसका क्या है हायर एनर्जी लेवल है। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल कौन सा है, हायर एनर्जी लेवल। तो ये हायर एनर्जी लेवल से धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगा और किस में आएगा अपना लोअर एनर्जी लेवल में। अब वैल्यू कितनी थी हायर एनर्जी लेवल पे, कितनी वैल्यू थी 0 से कोई चीज और लॉस करेगी तो वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी नेगेटिव में जाएगी। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें जो एनर्जी बताई थी वो किसमें बताई थी, नेगेटिव वैल्यू दी गई थी। So this is all about Bohr's model of an atom.